प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, बीपीएससी टीजीटी के लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन। और यह सेशन आपके एनसीईआरटी 9th और 10th की सभी बायोलॉजी की क्लासेस और साथ में 11th और 12th की सभी बायोलॉजी की क्लासेस आपको निःशुल्क चैनल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से TRE3 का जो पेपर है वो जून महीने में होने वाला है, और वहीं पे TRE जो 4 का है वो पेपर आपका जो है अगस्त और सितंबर के महीने में होने वाला है। इसी बीच में जुलाई के महीने में आपका ये स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला था। एनसीईआरटी के नोट्स के साथ आपकी बेहतरीन क्लास लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को, एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे भी इसका पीडीएफ आपको दिया जाता है। सबसे पहला शब्द है कोशिका। कोशिका जीवधारियों की संरचना और जैविक क्रियाओं की एक इकाई होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये आप पहले से जानते हैं। जो पारगम्य कला यानी परमेबल मेम्ब्रेन, आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये चीज़ों के अंदर और बाहर आने जाने का रास्ता प्रदान करती है, इसीलिए इसे सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पारगम्य कला कहते हैं, और इसका ये कार्य करती है। कोशिका में प्रायः स्वतः जनन की कोशिका में प्रायः स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है या सामर्थ्य पाया जाता है। ठीक है, ये खुद से जनन करते हैं, यानी कोशिका विभाजन द्वारा कोशिका की संख्या बढ़ाती हैं। कोशिका विभाजन की अगर बात करें तो कोशिका कितने प्रकार से विभाजित होती है? दो प्रकार से। एक को कहते हैं समसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन इसके बाद वाला चैप्टर है, पढ़ेंगे। और दूसरे को अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो कोशिका विभाजन वाला चैप्टर भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसके बारे में पढ़ लिया जाए। अगली टॉपिक है कोशिका की खोज। प्रश्न कई बार यहाँ से बने हैं और पूछे भी गए हैं कि कोशिका की खोज किसने की है। तो प्रश्न आपके सामने है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। और इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोजा था वो एक्चुअली में कोशिका की सिर्फ सेल वॉल को ही ढूंढे थे, चूँकि बाकी चीज़ें डेड हो गई थी, मरे हुए साइटोप्लाज्म थी, इसलिए डेड सेल कहा जाता है। इन्होंने डेड सेल को खोजा था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किसको ढूंढा था? कोशिका की खोज की, जो कोशिका कैसी थी? डेड सेल थी। और इन्हें एक पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इस बात को छापा गया। किसने? रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में इस बात को छापा गया। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में जो है जीवित कोशिका की खोज करते हैं, और एंटोन वान ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, इन्हें बैक्टीरिया विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। आगे ऐसी चीज़ें मेंशन की गई। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी जिसे कहते हैं। सबसे पहले 1824 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हैं डेत्रोचित ने कोशिका सिद्धांत पर विचार प्रस्तुत किया। हालांकि वह मतलब माना नहीं गया, परंतु इसका श्रेय वनस्पति विज्ञान शास्त्री और जंतु विज्ञान शास्त्री को जाता है। वनस्पति विज्ञान शास्त्री जो थे, जो वनस्पति विज्ञान की वैज्ञानिक थे, उनका नाम है स्लाइडेन, और जो जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है? स्वान को जाता है। ठीक प्रकार से कोशिकावाद का प्रतिपादन बताया, और कोशिका जंतुओं और पादपों की रचनात्मक इकाई होती है, ऐसा इन्होंने कहा। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक आते हैं। अच्छा, ये जो स्लाइडेन है, स्लाइडेन ने जो है वनस्पति विज्ञान के जो ये हैं, इन्होंने 1838 ईस्वी में ये बताया कि सभी जो जितने पादप हैं वो किसके बने हैं? कोशिका के। और जंतु वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने बताया 1839 ईस्वी में सभी जंतु जो हैं कोशिका के बने हैं। तो ये विचार आगे बढ़ गया, और स्वान ने 1839 कहा था, स्लाइडेन ने 1838 कहा था। और बाद में जो है ये बात थोड़ा सा इन लोगों में कन्फ्यूजन आ गई कि ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका का विकास कैसे होता। जब इनसे पूछा गया कि नई कोशिका का विकास कैसे होता, तो इसका उत्तर दे पाने में ये लोग क्या थे? असमर्थ थे। और नई कोशिका का विकास कैसे होगा, यह उत्तर ना बता पाने के कारण ये बातें, इन लोगों का कोशिका सिद्धांत कंप्लीट नहीं था। फिर क्या होता है? पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक आते हैं, और इन्होंने 1837 ईस्वी में कोशिका में जीवित पदार्थ की खोज किया, जिसका नाम इन्होंने जीवद्रव्य रख दिया, जिसे आजकल की भाषा में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगली टॉपिक पाते हैं। सन 1855 में
बिरको, इन्हें आप लोग लिखते हैं आर बिरचो, ठीक है, हिंदी में बिरको पढ़ते हैं, आर बिरचो। आर बिरचो ने क्या काम किया था? आर बिरचो मतलब रोडोल्फ बिरचो। रोडोल्फ बिरचो ने क्या बताया कि कोशिका सिद्धांत इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यानी ओमनी सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया। इस कोशिका का वंश परंपरागत नियम भी कहते हैं, इसे वंश परंपरागत नियम के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों, कोशिका सिद्धांत की अगर हम पूरी बात को देखें तो कह रहा है कि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। सभी जीवों का शरीर कैसे बना होता है? एक या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर के निर्मित होता है। दूसरा कह रहा है कोशिका जीव की शारीरिक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और जीवन संबंधी समस्त रासायनिक क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती हैं, जैसे कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सभी क्रियाएं हमारे जीवन में कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती हैं। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। प्रत्येक जीवधारी अपना जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करता है। यदि वह इसी प्रकार से अपना जीवन चलाता रहता तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका का विकास अगर नहीं होता तो वह एक कोशिकीय जीव कहलाता है। इसमें ईस्ट, ईस्ट क्या है? एक प्रकार का कवक है, इसे हिंदी में खमीर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एक खमीर है। जीवाणु आप जानते हैं बैक्टीरिया को कहते हैं। अमीबा एक कोश की जीव होता है और ये सभी एक कोश की जीव होते हैं, तीनों, ईस्ट और विषाणु और अमीबा। और ये जो जीवाणु, अमीबा, ये सभी क्या होते हैं? एक कोश की जीव होते हैं। परंतु जब कोशिका का विभाजन हो तो बहुकोश की जीवों का निर्माण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के भाग। कोशिका कितने भागों से बनी है? कोशिका मुख्य रूप से 3 भागों से बनी है। जीवद्रव्य से, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, कोशिका रसधानी से यानी रिक्तिका या रसधानी से, और कोशिका भित्ति से निर्मित होती है, ठीक है। इसमें सेल वॉल भी होती है, तो सेल वॉल के बारे में नहीं बताया गया। चलिए, कोशिकाओं के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं केंद्रक के आधार पर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। हमारे सामने एक बैक्टीरिया की सेल है जिसकी एनाटॉमी हमारे सामने दिखाई गई है। ये है पाइलस, ये उसके बाद एक कैप्सूल्स की लेयर है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मिड्स हैं, फ्लैजिला है और राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियोइड्स हैं और साइटोप्लाज्म हैं। ये सभी चीज़ें आपके सामने लगी हुई हैं। एक दिन मैं इसका जो है मैराथन क्लास कराऊंगा, तो एक ही क्लास में पूरा जो है सेल आपका पूरा कंप्लीट कर दूंगा और दूसरे क्लास में सेल डिवीज़न। यह क्लास भी आपकी बहुत जल्द ही होने वाली, मंगलवार को या सोमवार की रात में आपकी क्लास होगी। रात में 10-11 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, 10 बजे से मान चलिए, और रात में 12-1-2 बजे तक, जब तक कंप्लीट नहीं होता था पूरा चैप्टर, तब तक चलती रहेगी। सेल बायोलॉजी की वह चैप्टर पढ़ने के बाद मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, दावा भी करता हूँ कि आपको फिर एक भी प्रश्न सेल से पूछे जाने वाला गलत नहीं होगा। उसी में सेल डिवीज़न का पोर्शन भी मैं दूसरे दिन मेंशन कर दूंगा। फिर उसके बाद तुरंत जो है हम आपको टिश्यू के बारे में ले चलेंगे, मतलब एक दिन का गैप करके डेली आपकी क्लास ऐसे होती रहेगी, जो मैराथन टाइप की क्लास होगी। और उसमें A to Z पूरी चीज़ें जो NCERT में वो भी एडेड होंगी, जो प्रश्न पूछे गए वो भी एडेड होंगे। और ये सब करके हमारा टारगेट है कि हम 15 मई तक ये सब कंप्लीट कर लें। फिर 15 मई से आपका प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट होगा और ये प्रक्रिया आपकी तब तक चलेगी, प्रैक्टिस पेपर, क्योंकि क्लासेस हमारी सब कंप्लीट हो जाएंगे। प्रैक्टिस पेपर में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ेंगे और केमिस्ट्री का भी वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे। बस मामला फंस रहा है फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स मुझको भी नहीं आती है, तो फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे। फिजिक्स का कुछ पोर्शन हम किसी टीचर के माध्यम से कवर कराएंगे, NCERT कवर करेंगे, फिर प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इतना है और हम प्रयास करेंगे कि इसमें से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य मिलें। ये हमारा पूरा टारगेट है और आप भी इस टारगेट को बना करके चलें। कह रहा रचना के आधार पर हम वैसे कोशिश करेंगे बीच में हम आपकी क्लास करवा दें। रचना के आधार पर कोशिकाएं आद्य होती हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं होती, जिस कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, DNA, RNA कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं।
ऐसे कला विहीन केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। कह रहा है ऐसे मेम्ब्रेन जहाँ पे केंद्रक में झिल्ली नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक एक प्रश्न है जहां पे मैं कह रहा हूं याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैं बार बार नहीं कह रहा हूं, कहीं कहीं पे कह रहा हूं, और जहां कह रहा हूं जैसे न्यूक्लियोइड वाला, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसी तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी कोशिका अंगक नहीं पाया जाता, यानी कोई भी कोशिका अंगक नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए सिवाय राइबोसोम के, राइबोसोम पाया जाता है, वो भी 70S का, सेडबर्ग यूनिट होती है 70S, इसे सेडबर्ग यूनिट कहते हैं, और ये पाया जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन से। जब उसको हम लोग मिक्स करते हैं तो सेडबर्ग यूनिट हमारे सामने निकल करके आती है। कह रहा उदाहरण, उदाहरण में आते हैं तो कह रहा माइकोप्लाज्मा, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, जीवाणु, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं। कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंधित तीन परती संरचना अर्थात सबसे बड़ी ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य कला से बनी होती है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नीचे दिया गया ग्लाइकोकैलिक्स। देखिए ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहरी परत है जो कोशिका की रक्षा करता है। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहरी परत है जो कोशिका की रक्षा करता है तथा आसंजन में भी सहायता करता है। यह पॉलीसेकेराइड की परत का बना होता है तथा आसंजन में भी सहायता करता है। यह पॉलीसेकेराइड की परत से बना होता है। ये रिपीट हो गई लाइन, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं की रचना, ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं की रचना और मोटाई में भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग जीवाणुओं में ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग स्तर पर पाई जाती हैं। कुछ में यह ढीली आच्छादित होती हैं जिसे अवपंक परत कहते हैं तथा दूसरे में मोटी आवरण बनाती हैं जो कि संपुटिका या कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। कह रहा दूसरे में ये कैप्सूल का निर्माण कर लेती हैं। आते हैं कोशिका भित्ति पे। जीवाणु भित्ति यानी कोशिका भित्ति जो है, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति कोशिका के बाहर का निर्धारण करती है, आकार का निर्धारण करती हैं। यह सशक्त रचनात्मक भूमिका प्रदान करती हैं जो जीवाणुओं को फटने तथा निपातित होने से बचाती हैं। जीवद्रव्य झिल्लिका, ठीक। अच्छा, जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की। कोशिका भित्ति सलवाल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान के। आगे आ जाते हैं जीवद्रव्य झिल्लिका। जीवद्रव्य झिल्लिका प्रकृति में अर्धपारगम्य होती हैं। इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली प्रोकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। संरचना के अनुसार यह झिल्ली प्रोकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है, यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनी है को मीजोसोम कहते हैं। कह रहा है कि इसमें मीजोसोम पाया जाता है और ये कोशिका है और इसी में मीजोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फैलाव से मीजोसोम बना है इसे मीजोसोम कहते हैं। यह फैलाव पुट्टिका, नलिका और पटलिका के रूप में होता है। कोशिका भित्ति निर्माण डीएनए प्रतिकृति और संतत कोशिकाओं के वितरण में सहायता करता है। कह रहा है कि डीएनए का निर्माण करना, डीएनए का रूप तैयार करना, कोशिका भित्ति का निर्माण करना, इन सभी क्रियाओं को करता है। यह श्वसन, स्रावी प्रक्रिया, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र, एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे कि नीलहरित शैवाल के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे अवर्णी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान तथा अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका 3 भागों में बटा होता है। जीवाणु की कशाभिका कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में बटा होता है। देखिए जीवाणु कशाभिका 3 भागों में बटा होता है, तंतु, अंकुश और आधारी शरीर। तंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह के बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं में की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम या झालर इनकी गति में सहायक नहीं होते हैं। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है। कह रहा है कि जीवाणुओं की सतह पर पाए जाने वाली संरचना रोम या झालर जो
पाइलस पाए जाते हैं या पिली पाए जाते हैं, वो सहायक नहीं होते हैं, गति नहीं करते हैं, गति में सहायक नहीं होती है। लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती हैं। झालर सूल लघु सुख जैसे तंतु होते हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में पानी की धारा में पाए जाने वाली चट्टानों के पोषक तत्वों से चिपकने में सहायता करते हैं। राइबोसोम। प्रोकैरियोट में राइबोसोम कोशिका के जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं और दो उप इकाइयों 50s और 30s की बनी होती हैं जो आपस में मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण करती हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर के एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम्स अथवा पॉलीबहुसोम कहते हैं। यह 15 से 20 नैनोमीटर व्यास के कलाविहीन सूक्ष्म कण होते हैं। राइबोसोम की खोज सबसे पहले सन 1853 में रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सेम की जड़ों की कोशिका में किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम की खोज का श्रेय पैलाडे नामक वैज्ञानिक को जाता है जिन्होंने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में इसे देखा था। ये कोशिकांगों में जैसे नीलहरित शैवाल माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में पाए जाते हैं और 70s के होते हैं। आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। 70s प्रकार का राइबोसोम ये कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका अंगकों में पाए जाते हैं। 80s प्रकार का राइबोसोम यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और ये अपेक्षा में बड़े होते हैं। ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। इनका डायमीटर भी दिया गया है, विड्थ भी दी गई है। आगे आ जाते हैं राइबोसोम के कार्य। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है। गुणसूत्र की डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्षारों की व्यवस्थित प्रोटीन संश्लेषण करने का कोड देते हैं। डीएनए कोड की नकल एमआरएनए के निर्माण प्रदान करता है और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। एमआरएनए के अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक विशेष अमीनो अम्ल के लिए संकेत हैं जिसे त्रिक संकेत कहते हैं, यानी ट्रिपल कोड कहते हैं। विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल एटीपी तथा द्वारा सक्रिय अवस्था में आकर एक विशेष प्रकार की टीआरएनए से प्रक्रिया करते हैं। राइबोसोम पर स्थित एमआरएनए के प्रकोड के व्यवस्थानुसार अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। अमीनो अम्ल इस प्रकार की श्रृंखला अलग अलग प्रोटीन निर्माण करती हैं। इस प्रकार डीएनए के आदेश के अनुसार प्रोटीन निर्माण की क्रिया को अनुवाद या ट्रांसलेशन कहते हैं। टीआरएनए पृथक होकर के कोशिका द्रव्य में रह जाता है तथा एमआरएनए कुछ समय बाद निष्क्रिय हो जाता है। अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य के अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते और कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरणार्थ फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं, गैस रसधानी नीलहरित शैवाल, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में मिलते हैं। अगला टॉपिक है आपका यूकैरियोटिक कोशिका, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा, इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो ऐड किए गए हैं। आप इसे आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा, इस बात का भरोसा है।